स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है उत्तर भारत में, इसीलिए 3-4 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रहा था। आज कंटिन्यू करता हूं क्लास नंबर 45। अभी नहीं, क्लास नंबर 45। एक्चुअली मेरा भांजा है, छोटा सा है, शिवाय नाम है, वो इस वक्त क्लास में उपस्थित है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करेगा, उसे खांसी भी आ रही है, तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो क्लास नंबर 45 में हम लोग फार्माकोलॉजी में एक चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे आज, जो है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, यानी जो ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यानी ये चैप्टर बहुत बड़ा है अगर हम जीपैट का सिलेबस देखें, लेकिन आरआरबी के सिलेबस के हिसाब से इस पूरे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो खास तौर पे क्लासिफिकेशन है, उसी को हमें डिस्कस करना। और क्वेश्चन जो है लगभग वहीं से बनते हैं, उसके बाहर से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग से बात करते हैं, और ये है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। पहला क्लासिफिकेशन है, पहला चैप्टर है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि वो ड्रग्स जो हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी जो ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन आपको पता है ऑलरेडी, क्या होती है। जब किसी भी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा लंबे समय तक बना रहे, परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग एंड परसिस्टेंट प्रेशर ऑफ ब्लड इनटू द एंडोथेलियल वॉल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जो ब्लड वेसल है, इसमें जब ब्लड फ्लो करता है तो प्रेशर क्रिएट करता है ब्लड वेसल की इंटरनल लेयर यानी एंडोथेलियल पे, तो इस पर जो लंबे समय तक लगातार प्रेशर बनता है उसी को हम हाइपरटेंशन कहते हैं। एक नॉर्मल रेंज जो होता है वो होता है 120/80, इससे ज्यादा वाले कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपर। यानी अगर 140/90 लगातार बना हुआ है तो हम ये मान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है। यहाँ पे एक वर्ड है परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग। जैसे आप कभी एक्सरसाइज करके आइए, आप सीढ़ी चढ़ के आइए, आप थक करके आइए, बेटा उधर बैठ जाओ, दूर बैठ जाओ, ठीक है। आप कुछ भी मेहनत करके आइए, ठीक है, अच्छा हुआ तुमको मिलवा देता हूँ इधर, ठीक है। तो अगर आप कुछ करके आइए तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप देखिए भैया, ये हमारे भांजे हैं, शिवाय नाम है इनका, बहुत टैलेंटेड है ये, तो ये मेरी क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए आए। हेलो बोलिए शिवाय सबको, हेलो हेलो, ठीक है। तो चलिए अब आप बैठिए शिवाय, हमें क्लास ले दीजिए। चलिए तो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो 140 से 90 का लगातार बना हुआ है, आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वो कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाता है, तो उसे हम ब्लड प्रेशर नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन नहीं कहेंगे। जब कंटिन्यू परसिस्टेंट एंड प्रोलॉन्ग बना रहे हैं तो उसी को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। अब कैसे इलाज करेंगे, बेसिक मुद्दा यहाँ पे। तो कभी भी किसी भी हाइपरटेंशन का जब ट्रीटमेंट कोई डॉक्टर करता है किसी पेशेंट का, तो कुल 4 कैटेगरी की दवाइयां देता है। दवाइयां तो बहुत सारी, ब्लड प्रेशर की कई सारी, कई 50 प्रकार की मेडिसिन होती है ब्लड प्रेशर की, लेकिन कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 4 कैटेगरी की मेडिसिन डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। पहली कैटेगरी होती है डायूरेटिक्स। क्या करता है डायूरेटिक्स, आपको पता है, हमारे यूरिन आउटपुट को बढ़ा देता है, बाथरूम के लेवल को, पेशाब के लेवल को बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, जब यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा, और जब ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाएगा। तो पहला मैकेनिज्म जो डायूरेटिक्स है, इसमें खास तौर पे फ्यूरेसिमाइड, थायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायोडाइड, इन सब का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म समझ आ गया। ये ब्लड वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, यूरिन आउटपुट बढ़ाएंगे ताकि ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए। दूसरा होता है सिंपैथोलेजिक्स, यानी इसमें बेसिकली आपके बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, अल्फा एगोनिस्ट और बीटा ब्लॉकर्स आते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। और जब सिंपैथोजेनिक आप लेजिक्स ड्रग देते हैं बीटा ब्लॉकर वगैरह में, जैसे कि आपका जितने भी सारे एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ठीक है, ये सारे जो ड्रग्स आते हैं, ये सब जो ड्रग क्या करेंगे, ऑटोमेटिक जब आपका ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, तो ब्लड आराम से फ्लो करेगा, तो ब्लड प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपैथोलेजिक। तीसरा है वैसोडायलेटर, इसमें अल्फा एगोनिस्ट ड्रग आते हैं, ठीक है। तो अल्फा एगोनिस्ट लगाएंगे, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को डायलेट करेंगे, ऑटोमेटिक, सेम काम जो पहले वाला कर रहा था। और चौथा है रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसका पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा कि इस सिस्टम के द्वारा कैसे ब्लड प्रेशर बॉडी में बढ़ जाता है, और अगर इस सिस्टम को हम ब्लॉक कर दें तो ब्लड प्रेशर डाउन हो। कुल 4 कैटेगरी पे ये काम होता है।
अब आपको मेन मुद्दा है वो जो ये है कि आपको याद क्या करना है, आपको याद करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। और ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी क्लासिफिकेशन से ही आते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो है डायूरेटिक्स वाली कैटेगरी। तो अब डायूरेटिक्स कैटेगरी में 3 कैटेगरी होती है, एक थायराइड, दूसरा हाई सीलिंग डायूरेटिक्स और तीसरा पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जो पोटेशियम आयंस के हिसाब से काम करता है। तो थायराइड में ड्रग है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन और इंडापामाइड। याद कर लो, ये 3 ड्रग्स ऐसी हैं जो हाइपरटेंशन को खास तौर पे जिसको किसी को जो हार्ट में लोड होता है, हार्ट का पेशेंट होता है, उसको भी ये ड्रग दी जाती है डायूरेटिक्स। यही 3 ड्रग है हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, जैसे आपने नाम सुना होगा ड्रग लोसार एच, टेल्मा एच, इसमें एच जो लास्ट में क्या है वो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है। क्लोरथैलिडोन, इसको सीटीडी बोलते हैं मार्केट में शॉर्ट फॉर्म में, और इंडापामाइड। ये 3 ड्रग जो है वो डायूरेटिक्स कैटेगरी की आती है, थायराइड कैटेगरी। वहीं पे हाई सीलिंग का एग्जांपल है फ्यूरेसिमाइड। ये इंजेक्शन लेसिक्स के नाम से बहुत फेमस है एग्जाम मार्केट में, इंजेक्शन लेसिक्स। ये क्या करते हैं, जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बड़ा हो तो डॉक्टर पहला नहीं करते हैं, उसको लगाते हैं इंजेक्शन लेसिक्स का, और यूरिन 2-3 बार निकलता है और ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मल हो जाता है। तो ये हाई सीलिंग हो गया। और तीसरा है पोटेशियम स्पेयरिंग, तो इसमें स्पाइरोनेलेक्टोन, एपिलेनोरोन और एमिलोराइड, ये 3 ड्रग है। कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन याद कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसी में दूसरा हमारा है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इनहिबिटर्स, जो रास सिस्टम को इनहिबिट करते हैं। तो इसको समझने से पहले हम रास सिस्टम को समझ ही लेते हैं कि रास सिस्टम होता क्या है। देखिए, रास सिस्टम क्या है कि हमारे शरीर में ब्लड में पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजेन। याद कर लिए क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजेन। जब भी कभी हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर डाउन होता है, शरीर सुस्त पड़ने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो हमारा किडनी जो है वो एक रेनिन नामक एंजाइम निकालता है। ये रेनिन नामक एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एंजियोटेंसिन 1 रिसेप्टर से बाइंड करता है, और जैसे ही वहां पे बाइंड करता है ऑटोमेटिक वहां पे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होने लगता है, और जिससे कि वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगता है। जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, दोनों ही केस में एक चीज कॉमन होगी, क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की ड्रग काम करेगी। एक ड्रग तो ये है कि जो रेनिन को ब्लॉक कर दे, तो ये बीटा 1 ब्लॉकर होते हैं, जैसे कि एल्किनिसेन और रेमेक्सेन, ये दोनों रेनिन को ब्लॉक करें। या हम इस एंजाइम को ब्लॉक कर दे, ACE इनहिबिटर, ताकि इससे ये कन्वर्ट ना हो। उसमें बहुत सारे ड्रग जो प्रिल वाले हैं, कैप्टोप्रिल, रैमीप्रिल, इनालाप्रिल, ये सारे के सारे ड्रग इसमें आते हैं। और जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे वो सारे सार्टन वाले ड्रग है, लोसार्टन, टेल्मीसार्टन, ठीक है, आपने नाम सुना होगा, वलसार्टन, ओल्मासार्टन, ये सारे के सारे ड्रग जो है इसमें आते हैं। और एल्डोस्टेरॉन इनहिबिटर वाले में स्पाइरोनेलेक्ट्रोन और एपिलेनोन। याद हो गया, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म है। अब चलिए फिर चलते हैं अपने क्लासिफिकेशन की तरफ, और हम देखते हैं कि कौन सा क्लासिफिकेशन जो रास सिस्टम को इनहिबिट करता है। उसमें पहला है ACE इनहिबिटर, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट होने से रोकता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसमें कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिसिनोप्रिल, पेरिट्रोप्रिल, रैमीप्रिल, फोसिनोप्रिल, क्विनाप्रिल और आपका ट्रिनेड्रोप्रिल, ये सारे के सारे ड्रग याद कर लो। सारे प्रिल, जितने भी प्रिल वाले ड्रग है वो ACE इनहिबिटर होते हैं। वहीं पे जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करे, सारे सार्टन, लोसार्टन, क्लैंडीसार्टन, वलसार्टन, टेल्मीसार्टन, एल्बीसार्टन, ओल्मीसार्टन, याद हो जाएगा। वहीं पे जो डायरेक्ट रेनिन एंजाइम को इनहिबिट करे वो क्या है, हमारे एलिस्केरिन। एलिस्केरिन जो है वो डायरेक्ट रेनिन एंजाइम को इनहिबिट करता है। अगला क्लासिफिकेशन है सिंपैथेटिक इनहिबिटर, यानी बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर जो ड्रग होंगे या अल्फा ब्लॉकर जो ड्रग होंगे वो कैसे काम करेंगे, वो ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को रोकेंगे ताकि ब्लड प्रेशर ना बढ़े। तो उसमें पहला है जो बीटा ब्लॉकर है, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, एटिनोलॉल। इसको याद करना, जो बीटा प्रोपेनोलॉल है ये नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, यानी
ये बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 कहीं पर भी बाइंड कर सकता है, इसलिए ज्यादा मल्टीपर्पज है प्रोपेनोलॉल। किसी को माइग्रेन की दिक्कत है, प्रोपेनोलॉल दे दो। किसी को एरिथमिया की दिक्कत है, प्रोपेनोलॉल दे दो। किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, प्रोपेनोलॉल दे दो। मल्टीपर्पज ड्रग है। मार्केट में ये सिप्लार 40 के नाम से बिकता है। सिप्लार 40 बहुत ही फेमस ड्रग है। वहीं पे जो अल्फा और बीटा दोनों को ब्लॉक करते हैं वो है लेविटालॉल और कार्बिडियोल। इसलिए जो कार्बिडियोल और लेविटालॉल ड्रग है वो सिर्फ ब्लड प्रेशर में नहीं बल्कि हार्ट के पेशेंट को भी हम इस्तेमाल करते हैं कार्बिडियोल, लेविटालॉल, क्योंकि ये अल्फा बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं। वहीं पे हम जो सिर्फ अल्फा ब्लॉकर की बात करें तो आपको याद है सारे जो जोशी वाले जो थे अल्फा ब्लॉकर थे, पैराजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, फेंडोलामीन और फेनॉक्सीबेंजामीन। और सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक जो है वो है क्लोनिडीन मिथाइल डोपा। बहुत फेमस ड्रग है, याद कर लेना। क्लोनिडीन जो है वो सेंट्रली जो काम करता है, ब्रेन पे काम करता है, सेंट्रल सिम्पैथोलाइटिक ड्रग है। क्लासिफिकेशन आपको रटना है, याद करना है, क्योंकि आरआरबी में मैक्सिमम क्वेश्चन देखा गया है वो क्लासिफिकेशन से ही आता है। ठीक है, तो ये 2 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी हो गई। अभी और कैटेगरी बाकी है, उसमें से 2 कैटेगरी है, एक वैसोडाइलेशन और एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? जब ही हमारे सेल के अंदर कैल्शियम रिलीज होता है वहां पे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड वेसल नैरो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इन दैट केस क्या करते हैं हम? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। ये कैल्शियम चैनल 3 प्रकार के होते हैं। एक फेनिल एल्किल कमेट्री का जो कि वेराप्रेमिल है। वेराप्रेमिल मार्केट में कोलैप्टिन के नाम से बिकता है, बहुत फेमस ड्रग है। कोलैप्टिन 40, वेराप्रेमिल 40 mg का डोज आता है। ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो फेनिल एल्कामिन डेरिवेटिव है। बेंजोथायाजेपिन जो कैटेगरी का ड्रग है वो है डिल्टियाजिम। ठीक है, दूर से जो बेंजोथायाजेपिन कैटेगरी का ड्रग है वो है डिल्टियाजिम। वहां पे बैठो, डिल्टियाजिम हो गया। और वहीं पे डाइहाइड्रोपिरिडीन कैटेगरी में निफिडिपिन बहुत फेमस है, फेलोडिपिन, एम्लोडिपिन तो सबसे ज्यादा फेमस है। ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं एम्लोडिपिन 5 mg। नाइट्रिनडिपिन, लिसिनडिपिन, लेराडिपिन और बेनिडिपिन। इसमें आप बेनिडिपिन, एम्लोडिपिन, निफिडिपिन ये 3 जरूर याद कर लेना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। फिर आते हैं वैसोडाइलेटर जो ब्लड वेसल को डायलेट करेंगे। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, जो आर्टरी को डायलेट करेगा और जो आर्टरी वेन दोनों डायलेट करेगा। जो सिर्फ आर्टरी को डायलेट करेगा वो हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सिडिल और डाइगोसाइन। अब एक खास बात समझिए, जो मिनॉक्सिडिल है इसकी शुरुआत हुई थी ब्लड प्रेशर के लिए, क्योंकि ब्लड वेसल को डायलेट करता है। लेकिन बाद में देखा गया कि इसको यूज ब्लड प्रेशर से ज्यादा लोग हेयर के लिए इस्तेमाल करने लगे। जब बालों में तेल और शैम्पू में मिनॉक्सिडिल यूज करते हैं तो जब आपके बालों में जो ब्लड वेसल सप्लाई है खोपड़ी में वो चौड़ी होती है तो ब्लड फ्लो बढ़ता है। ब्लड फ्लो बढ़ता है तो बालों का ग्रोथ ज्यादा होता है, तो मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिलहाल ये तो है, तो एक तरह से देखा जाए तो ब्लड प्रेशर के लिए। और आर्टरी वेन दोनों वाले जो है नाइट्रोक्लोसाइड सोडियम, बहुत फेमस ड्रग है। ये सारे वैसोडाइलेटर्स में आते हैं, नाइट्रोक्लोसाइड सोडियम। ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन आपको याद हो गए जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन थे। ठीक है, और ये सारा ग्रास सिस्टम मैंने आपको पहले बता दिया। अब आते हैं दूसरा कैटेगरी जो है जिसका नाम है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, CHF। ये CHF का मतलब क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। हमारा जो हार्ट है ये बहुत खूबसूरत सा हार्ट आप लोगों ने वैलेंटाइन डे में बनाया होगा। ठीक है, ये जो आपका हार्ट है इसका काम कोई प्यार मोहब्बत करना नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना है और ब्लड को पंप करके पूरे बॉडी में पहुंचाना है। ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाना। अगर ये अपने काम को करने में फेल हो जाए, ना कर पाए, यानी इतना प्रॉपर सफिशिएंटली पंप ना कर पाए कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो सके, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं CHF, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये क्यों हो रहा है? या तो इसमें जो ब्लड वेसल की सप्लाई है वहां कुछ कंजेशन आ गया है। कंजेशन का मतलब वहां पे कुछ कचरा इकट्ठा हो गया। अब कचरा का मतलब क्या है? VLDL, LDL, काइलोमाइक्रोन ये सब इकट्ठा हो गया, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया, ट्राइग्लिसराइड इकट्ठा हो गया। उस कारण से ब्लड पंप नहीं कर रहा, ब्लड सप्लाई बंद हो रही है, तो कोई कारण हो सकता है, इसी को हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। डिटेल में जाना है, बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है तो मेरी यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस पड़ी है फार्माकोलॉजी, जिसको मैंने इन सबको बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ाया। अगर आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आप जाके वहां पढ़ सकते हैं, कोई रोक नहीं रहा। लेकिन फिलहाल आरआरबी के लिए उतना डीप जरूरत नहीं है पढ़ने की। तो बेसिकली क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर? 2 चीजें होती हैं।
या तो आउटपुट फेलियर हो, यानी जितना ब्लड निकलना चाहिए एक बार में पंप होकर वो नहीं निकल पा रहा है। दूसरा, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी घट जाए, जो हार्ट के अंदर प्रॉपर नेचर है आर्टिकल और वेंट्रिकल के, ऑरिकल और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का, जिससे ब्लड पंप होता है, वो पावर खत्म हो जाए। तो दो चीजें होती है सीएचएफ, या तो जो ब्लड जितना बाहर निकलना चाहिए वो आउटपुट फेलियर हो जाए, या हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन पावर कम हो जाए। तो इस दोनों ही केस को हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसको इलाज करने का क्या तरीका है? ट्रीटमेंट का दो तरीका है। पहला तरीका है कि कंजेशन को आप कम करिए। कंजेशन का मतलब जो हार्ट पे लोड ज्यादा है उस लोड को कम करिए, यानी जो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ चुका है उसे कम करिए। उसे कैसे कम करेंगे? सिंपल सा डायूरेटिक्स इस्तेमाल करेंगे। डायूरेटिक्स क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम घटाएगा। बाथरूम ज्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम घटेगा, लोड कम होगा। पहला तरीका ये है। दूसरा, इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ हार्ट। अब आप क्या करिए? कुछ ऐसे ड्रग दीजिए जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए, यानी जिसको बोलेंगे पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ऐसी दवाइयां जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करें। दो तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हमने ट्रीटमेंट जान लिया, तो चलिए क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। कौन कौन से ऐसी दवाइयां हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी फॉर सीएचएफ के लिए हम कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो पहली बात ये समझ लेते हैं कि कैटेगरी कौन कौन सी है। मैंने बताया कि पहली कैटेगरी है डायूरेटिक्स, दूसरी कैटेगरी है आइनोट्रोपिक जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा, तीसरी कैटेगरी है जो रास सिस्टम को इनहिबिट करेगा। रास सिस्टम का मतलब जो मैंने बताया था, जब इनहिबिट होगा तो ब्लड प्रेशर डाउन होगा, ब्लड प्रेशर डाउन होगा तो हार्ट पे लोड कम पड़ेगा। चौथा है वैसोडाइलेटर, पांचवा है बीटा ब्लॉकर और एल्डोस्टेरॉन। अब आपको क्या देखना है? सारे के सारे ड्रग जो आपने अभी पढ़े थे इससे पहले एंटी हाइपरटेंसिव में, डायबिटिक्स में आपने पढ़ा, एल्डोस्टेरॉन भी पढ़ा, बीटा ब्लॉकर भी पढ़ा, वैसोडाइलेटर भी पढ़ा और एसी इनहिबिटर भी पढ़ा, ये सारा पढ़ लिया। तो सारा कॉमन तो चीज याद हो गया। अगर आपने वहां पे क्लासिफिकेशन याद कर लिया तो सारे के सारे ड्रग कॉमन है सीएचएफ के लिए। देख लीजिएगा सब कुछ वही ड्रग है, ये ध्यान याद कर लीजिएगा। बस एक चीज एक्स्ट्रा है जो आइनोट्रोपिक ड्रग है, जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। बस इसे हमें याद करना है, बाकी तो ऑलरेडी हम याद कर चुके हैं। तो उसमें पहला है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ये आपने सुना होगा, याद किया होगा, बहुत ही फेमस ड्रग है। वहीं पे सिंपैथोमिमेटिक ड्रग में डोब्यूटामिन, डोपामिन, डोपामिन लीवोडोपा, कार्बिडोपा के नाम से आएगा। और फिर PDE3 इनहिबिटर में आपका इनामिरोन और मिलीरियोन। बस ये तीन ड्रग आप याद कर लीजिए। तीन कैटेगरी का सीएचएफ का सारा कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा जरूरत नहीं आती, क्योंकि बाकी चीजें जो हैं वो सब की सब वहां पे कॉमन। ठीक है, अब कुछ याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि बाकी तो आपको याद हो जाएगा। याद करने की समस्या कहां आएगी? सिर्फ पहले वाले पे, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। उसको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। आपको केवल याद करना है कैटेगरी कौन कौन सी कैटेगरी होती है। तो आपको याद करना है कि पढ़ो दिल से, दिल लगा के पढ़ाई करेंगे तो आरआरबी का सिलेक्शन 100% श्योर है। और होने के बाद मुझसे मिलने जरूर आना। मिठाई तो मैं खाता नहीं फिलहाल, कुछ भी लेके आना, समोसा भी बंद ही हो गया, मैं क्या बताऊं, बस मिलने आना। तो पढ़ो दिल से, पढ़ो का मतलब PDE3 इनहिबिटर, दिल मतलब कार्डियोग्लाइकोसाइड और से मतलब सिंपैथोमेटिक, यानी तीन कैटेगरी की ड्रग इस्तेमाल की जाती है इसके लिए आइनोट्रोपिक कैटेगरी। अब अगर हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड याद करेंगे तो उसका ट्रिक है डिस्को दिल से। डिस्को डिस्को करेंगे दिल से, जब दिल से डिस्को करेंगे उसकी ट्रिक है डिस्को का मतलब डिजॉक्सिन और उआबिन, और दिल से का मतलब कार्डियोग्लाइकोसाइड। इस कैटेगरी से आप याद कर सकते हैं। वहीं पर अगर मैं आपसे कहूं कि वेनोडाइलेटर्स कैसे याद करेंगे, जो वेन को डायलेट करते हैं, तो उसका नाम है रात में गीला इस तरह से मेरा मन मेरा। बारिश होने लगी, बहुत गर्मी है, अचानक से आप रात को सो रहे हैं और आपको आवाज आए बारिश की, आपको इतना सुकून मिलेगा, हाँ, बहुत आराम मिला, बहुत गर्मी से राहत मिली, मन मेरा गीला गीला हो गया। तो ट्रिक है कि रात में गीला इस तरह से मेरा मन मेरा। तो रात मतलब नाइट्रेट, गीला का मतलब ग्लिसरीन नाइट्रेट, इस का मतलब आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट, मन का मतलब वेनोडाइलेटर्स। ठीक है, वहीं पे हम बात करें वास का मतलब जो आर्टरी वेन दोनों को डायलेट करते हैं, जो ट्रिक मैंने बताया हाइपरटेंसिव में, ये आपका हो गया। और वहीं पे उसके ड्रग के लिए हम याद कर सकते हैं, इस कैटेगरी वाइज याद कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो एक्यूट सीएचएफ में जब किसी व्यक्ति को
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक्यूट पोजीशन पे आ गई है, उसमें कौन से ड्रग डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं? याद कर, दो कैटेगरी की ड्रग होती है, डायूरेटिक्स और आइनोट्रोपिक्स। इसको याद करने का ट्रिक है जल्दी दिल दिया। जल्दी का मतलब एक्यूट, दिल का मतलब होता है दिल मतलब हार्ट, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और दिया का मतलब डायूरेटिक्स आइनोट्रोपिक ड्रग। किस कैटेगरी का ड्रग इस्तेमाल करते हो ये देखिए। अगला कैटेगरी है हमारा एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब इसकी हम बात करेंगे कि एंटी एरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। एंटी एरिथमिक ड्रग की बात करें तो ये भी हार्ट से रिलेटेड है। आपको पता है हमारे हार्ट में एसए नोड होता है, एवी नोड होता है, जिससे इंपल्स जनरेट होता है और जिससे हमारा हार्ट धक 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 करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है और सारे जगह पे ब्लड की सप्लाई देता है। अगर ये जो करंट जनरेट हो रहा है वो डिस्टर्ब हो जाए एसए नोड से, एवी नोड से, हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट ना करे, उसका जो साउंड है धक 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 वो धुकुर धुकुर होने लग जाए, यानी प्रॉपरली वो उसका जो हार्ट का रिदम है, धड़कन है, वो बिगड़ जाए, उसी को हम एरिथमिया कहते हैं। इसको ठीक करने की बात हो रही है। इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जो हार्ट का नॉर्मल रिदम में जो डेविएशन होता है उसी को एरिथमिया कहते हैं। उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जब भी हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, एसए नोड से करंट उठता है, एवी नोड पे जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस पे जाता है, बंडल ऑफ हिस से पुरकिंजे फाइबर पे जाता है और पूरा हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको कुल 5 चरणों में बांटा गया है। पहले ये 5 चरण समझ लीजिए, फिर किस चरण में दिक्कत के लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे इसे समझेंगे। तो पहला 5 चरण में फेज 4 से स्टार्ट होता है। फेज 4 को बोलते हैं आरएमपी यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यानी इस समय जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मल पोजीशन में है, वो ना रिलैक्स हो रहा है ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। उस समय ये बहुत कुछ सेकंड के लिए समय होता है, कुछ मिली सेकंड के लिए। उस समय हार्ट नॉर्मल पोजीशन में है, -70 मिलीवोल्ट। फिर आता है फेज 0, याद करो पहले 4 फिर 0, 0 1 2 3 4 नहीं है यहाँ पे और 5 भी नहीं है, सिर्फ 4 से स्टार्ट होता है। तो फेज 0 जो है उस समय डीपोलराइजेशन स्टार्ट होता है। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है? एसए नोड से करंट उठी और जब एसए नोड से करंट हुआ तो हार्ट में डीपोलराइजेशन हुआ, इसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन फेज 0। फिर आता है फेज 0 को बोलते हैं डीपोलराइजेशन। फिर आता है फेज 2। फेज 2 में क्या होता है? कुछ देर तक जब डीपोलराइजेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो कुछ देर तक वो बना रहता है, उसी को प्लेटिव फेज कहते हैं, फेज 2। फिर आता है फेज 3। अब नॉर्मल हार्ट फिर से रीपोलराइज होगा, चैनल्स जो है वो सोडियम चैनल बंद होगा, आयंस ट्रांसफर से होंगे, फिर से +45 मिलीवोल्ट जनरेट होगा, तो उसे बोलते हैं फेज 3 रीपोलराइजेशन। उसके बाद एक आता है यहाँ पे एक्चुअली देखिए तो ये आपका जो 0 फिर से लिख दिया है, ये एक्चुअल में 1 था। तो फेज 4 में नॉर्मल, फेज 0 में शुरुआत हो गई ऐसे नोड से डीपोलराइजेशन की, फेज 1 में डीपोलराइजेशन, फेज 2 में प्लेटिव और फेज 3 में रीपोलराइजेशन। ये 4-5 स्टेप याद कर लीजिए कैसे होते, ठीक है। 5 स्टेप याद कर लेंगे तो फिर मैं आपको कुछ और बताता हूं। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पे, आप ये जो पूरा का पूरा जो ड्रग है, पूरा का पूरा जो एंटी एरिथमिक ड्रग है, उसको कुल 5 कैटेगरी में बांटा गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। और इन सारे क्लासेस को आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि क्वेश्चन हमेशा क्लास से ही आता है। क्लास 1 में कौन है, क्लास 2 में कौन है, क्लास 3 में कौन है, क्लास 4 में कौन है। तो क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर, याद कर लो। क्लास 1 में आते हैं सोडियम चैनल ब्लॉकर। इसमें कौन आएंगे? लगभग आपके एनेस्थेटिक ड्रग्स आएंगे, लिडोकेन, लिग्नोकेन, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करें। क्लास 2 में आते हैं बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 में आते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 में आते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 5 में आते हैं मिसलेनियस। अब याद कैसे करना है? क्लास 5 तो याद ही नहीं करना क्योंकि उसमें सब कुछ आ गया, मिसलेनियस। क्लास 4 जो है, 4 को आपको कैसे याद करना है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्लास 4 जो है 4थे नंबर पे हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आता है। क्लास 3 में पोटेशियम चैनल ब्लॉकर। अब क्लास 2 को याद करना, क्लास 2 का मतलब क्लास बी और बी का मतलब बीटा ब्लॉकर। बी 2 मतलब बी मतलब बीटा ब्लॉकर। 1 आपको याद है कि सबसे पहले शुरुआत होती है सोडियम से, सोडियम चैनल ब्लॉकर हो गया, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है? अगर आपने कभी याद किया होगा पीरियोडिक टेबल, उसमें पीरियोडिक टेबल में पहले 11 नंबर पे सोडियम आता है,
19 नंबर पे पोटेशियम आता है और 20 नंबर में कैल्शियम आता है। ये पहले आ रहा है, ये क्लास 1 है, ये बाद में आ रहा है तो ये क्लास 3 है, और ये सबसे लास्ट में आ रहा है तो क्लास 4 है। ऐसे करके याद कर लेना, क्लास 1 2 3 4 5 ये एग्जाम में बहुत आता है। तो कैटेगरी वाइज, अब चलिए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। कैटेगरी वाइज हमने देख लिया, अब हम चलते हैं इसे क्लासिफिकेशन की तरफ। एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है एंटी एरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन? ठीक है, तो सबसे पहले है क्लास 1 ड्रग जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग यानी जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है, जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। दूसरा क्लास 2 ड्रग जो एंटी एडिनर्जिक ड्रग है, बीटा ब्लॉकर है। क्लास 3 ड्रग जो पोटेशियम चैनल आपके ब्लॉकर है। क्लास 4 ड्रग जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, और क्लास 5 ड्रग जो मिसलेनियस। तो क्लास 1 में जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग है उसमें है मॉडरेटली डिक्रीज, जो कम देर के लिए करते हैं वो क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड, डाइसोपिरामाइड। दूसरा है जो थोड़ा सा लंबे समय तक करते हैं, लिडोकेन, मेलॉक्सिडिन, जो लंबे समय तक करते हैं वो प्रोपियोफेन और फ्लेकेनामाइड। याद कर लीजिए। क्लास 2 मतलब बीटा ब्लॉकर, तो उसमें प्रोपेनोलॉल, सोटालॉल ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एस्मोलॉल भी इस्तेमाल होता है। क्लास 3 पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, एमिडरोन, डोरेंडरोन, डोफेटिलाइड, आइबुटिलाइड। क्लास 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, वेराप्रोमिल, डिल्टियाजेन, और फिर बाद में बहुत सारे आपके मिसलेनियस ड्रग जो होते हैं वो होते हैं। ये क्लासिफिकेशन आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब कुछ याद कर लेते हैं ट्रिक, कैसे याद करना है इन दवाओं को, इसकी हमें ट्रिक जानना बहुत ही जरूरी। तो सबसे पहले ट्रिक याद करेंगे हम जो क्लास 1 कैटेगरी के लिए। तो क्लास 1 कितने में डिवाइड है उसको याद करने का ट्रिक है, दिल्ली में परी के पर फैल गए। एक भैया परी थी जो गांव में पढ़ती थी, गई दिल्ली भैया भी फार्मा करने। अब तो भैया भाव ही नहीं मिल रहा, रोज इंस्टाग्राम पे स्टेटस, फेसबुक, व्हाट्सएप भौगाल मचाई है जाके गांव से। तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली में परी के पर फैल गए। ये क्लास 1 कैटेगरी याद करने का ट्रिक है। दिल्ली का मतलब है डाइसोपिरामाइड, लिडोकेन। मे का मतलब है मेम्ब्रेन स्टेबलिंग एजेंट मेक्सिलिटीन। परी का मतलब है क्विनिडीन। पर का मतलब प्रोपाफिनोन, प्रोकेनामाइड, और फैल का मतलब है फेल्किनाइड। ये ट्रिक याद कर लो। अगर आपको क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग याद करने हैं तो ये इसकी क्लासिफिकेशन की ट्रिक है। दूसरा है, अगर आपको क्लास 1A याद करना है तो सबसे पहले रानी दी ने कान खोल के प्रोग्राम स्टार्ट किया। कैन बियर का प्रोग्राम चल रहा था, रानी दीदी बैठी कहीं पहले मैं पीऊंगी, कैन खोल के उन्होंने प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। क्लास 1A है। तो क्लास 1 सबसे पहले मतलब क्लास 1A, रानी का मतलब क्विनिडीन, डी का मतलब डाइसोपिरामाइड, और कैन का प्रोग्राम का मतलब है प्रोकेनामाइड। आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इस चीज को याद कर सकते हैं अगर आप याद करना चाह रहे हैं तो। अगर आपको क्लास 1 भी याद करना है तो लिम भी याद कर लीजिए। लिम, L फॉर लिडोकेन, M फॉर मेलॉक्सिडिन, और B मतलब क्लास B। वहीं पे अगर आपको क्लास 1C याद करना है तो प्रोफेसर या मास्टर याद कर लीजिए। प्रोफेसर का मतलब प्रोपेनोफिनोन, फ्लेकेनामाइड, और मास्टर का मतलब मार्क डिक्रीज। ठीक है, और क्लास 3 याद करना है तो मम्मी के बढ़े गुस्से के डर से आई 2 हो गई। तो अम्मी मतलब एमिडरोन, बढ़ी मतलब वाइडनिंग, डर मतलब डेरेंडरोन, 2 मतलब डोफिलेटाइड, और आई मतलब आई मतलब आइबुटिलाइड। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ये ओवरऑल पूरा हो गया ड्रग क्लासिफिकेशन। अब चलते हैं अपने अगली कैटेगरी की तरफ जिसका नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। अब हम यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस की बात कर रहे हैं। आपको पता है एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? जब CHF वगैरह कंडीशन आती है, हार्ट फेलियर होता है, तो हमारा जो ब्लड प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, तो जब ब्लड प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है तो हमारे शरीर में, हमारे हार्ट में भी ब्लड की सप्लाई कम होती है। और हमारे हार्ट को भी काम करने के लिए ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड के जरिए ही उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। और जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जिस ऑर्गन में या हार्ट में या कहीं भी अगर सप्लाई नहीं होगी, वहां पे सेल नेक्रोसिस शुरू हो जाता है, और उसके कारण से हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, जिसे हम एंजाइना पेन कहते हैं। और यही हमारा पूरा का पूरा एंजाइना पेक्टोरिस है। एंजाइना पेक्टोरिस इज द चेस्ट पेन दैट ऑकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। जब हमारे हार्ट को जितनी ऑक्सीजन की डिमांड चाहिए उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही है,
तो हार्ट में पेन शुरू हो जाता है, इसी को हम एंजाइना पेन कहते हैं, और ये एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेन 3 प्रकार के होते हैं। स्टेबल एंजाइना पेन, इसको क्लासिकल भी कहते हैं, इसको एक्सक्रीशनल भी कहते हैं, इसको एथेरोस्क्लेरोटिक भी कहते हैं। इसको नाम याद कर लो, सारे बहुत जरूरी हैं कि स्टेबल एंजाइना पहला, इसको क्लासिकल, एक्सक्रीशनल, एथेरोस्क्लेरोटिक एंजाइना कहते हैं, 3, ठीक है। दूसरा अनस्टेबल एंजाइना, इसको हम क्रिसांडो प्रिफरेंशियल या एक्यूट कहते हैं, और प्रिंजमाइटल वेजाइना वेरिएंट वैसो, ये तीनों एंजाइना को समझ लीजिए पहले। आपका हार्ट का ब्लॉकेज शुरू हो गया है, आप नॉर्मल है, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हैवी काम कर रहे हैं, तब सीने में दर्द हो रहा है, जिससे हम स्टेबल एंजाइना कह सकते हैं। यानी कि ये ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ये क्लासिकल है, क्रिस्नल है, एथेरोस्क्लेरोटिक है, ठीक है। नहीं, ये आपका स्टेबल एंजाइना जो लंबे समय तक दर्द बना रहे, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेटे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तब भी आपको दर्द हो रहा है, तो ये स्टेबल एंजाइना है, ज्यादा सीरियस है। अनस्टेबल एंजाइना, जब आपने कुछ हैवी काम किया, सीढ़ी चढ़े, वॉकिंग किया, कसरत किया, तब दर्द शुरू हुआ, तो अनस्टेबल एंजाइना है, इसमें इलाज चलेगा। और प्रिंजमेटल एंजाइना है, जब बहुत कभी कभी दर्द हो रहा है, नॉन कारणों से कुछ खास पता नहीं है, ये हो गया पूरा का पूरा एंजाइना। अब हम एंजाइना पेक्टोरिस के बाद इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं। कैसे हम याद करेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग? मैंने कहा ना बहुत सारे ड्रग, तो सारे कॉमन है हार्ट वाले। जैसे आपने जो एंटी हाइपरटेंसिव में याद किया, आपने जो हाइपर इसमें याद किया, वो सब कॉमन है। जैसे पहला नाइट्रेट कैटेगरी है, नाइट्रेट कैटेगरी कॉमन है किसमें? हमारे CHF वाले में। तो शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, आइसोसाइनाइड, आपने देखा होगा जब किसी को एंजाइना पेन होती है, वो जीभ से गोली निकालता है, जेब से डाइनाइट्रेट की, जीभ के नीचे रखता है, और 2-3 मिनट के अंदर वो ठीक हो जाता है। ये शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग में आइसोसाइनाइड, डाइनाइट्रेट, मोनोनाइट्रेट, ये सारे नाइट्रेट वाले जो ड्रग है वो आपके वैसोडाइलेटर्स होते हैं। वही बीटा ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, इटनो कॉमन है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, डिल्टियाजम, वेराप्रोमिल, नाइट्रोपिडिन। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, निकोरेंड्रिन, ओपनर। और अदर में ट्राइमेटाजिडीन, रेनोलिजिन, इवाब्रिडीन, ऑक्सीफिनेडिन और डाइपेन। ये बस याद करना है, बाकी सारे तो कॉमन है। मैंने कहा ना सारा क्लासिफिकेशन एक साथ पढ़िए, बहुत इजी लगेगा। बस ये आपको याद करना है। अदर वाले जिसमें कि ट्राइमेटाजिडीन मार्केट में मेटागार्ड के नाम से आता है, 20 mg, 35 mg। रेनोल्जिन 500 mg के नाम से आता है, ये भी आपके एंटी एंजाइनल ड्रग है। इवाप्रिडीन 5 mg का आता है, ऑक्सीफिनेडिन और डाइपेनामाइड, ये सारे के सारे ड्रग जो है वो एंटी एंजाइनल ड्रग हैं। बस यही क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे याद करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ याद कर लेते हैं। ट्रिक कैसे याद करना है, ट्रिक भी जानना बहुत जरूरी है। जैसे आपको याद करना है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग कौन कौन से हैं डाइनाइट्रेट्स वाले में। उसका ट्रिक है सिग नॉट बिग, सिग नॉट बिग। सिग मतलब शॉर्ट एक्टिंग, ई मतलब आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट, और जी मतलब ग्लिसरीन नाइट्रेट। और ट्रिक है पाई, पाई का मतलब है पेंटा इलेक्ट्रॉल आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट। और ट्रिक है दोबारा ट्राई। तो इस तरह करके आप यहाँ पे ट्रिक से आप याद कर सकते। अब अगली कैटेगरी है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। व्हाट इज द एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग? यानी जब हमारे शरीर में लिपिड, बैड कोलेस्ट्रॉल, LDL, VLDL की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो हमारे ब्लड वेसल में जाके वो चिपकने लगता है, ब्लॉकेज पैदा करता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। उस केस में हार्ट में फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। तो उसे हम बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग, यानी जो हमारे बॉडी में बैड लिपिड को कंट्रोल करे, ठीक है। तो ये जो ड्रग है बेसिकली हम इसको 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2A, टाइप 2B, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। अब देखिए इस तरह से टाइप 4 यानी 5 कैटेगरी में 5 नहीं है, 1 से लेकर 4 तक है। सेकंड वाले में 2 कैटेगरी है, B और A। तो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड A, सेकंड B, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब ये जो कैटेगरी है, ये सारे के सारे जो ड्रग है हाइपरलिपिड में कैसे टाइप 1 में आते हैं। फैमिलियल लाइपोप्रोटीन लाइपेज डिफिशियंसी। क्यों बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बन रहे हैं? क्योंकि लाइपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम जो होता था, जो लाइपोप्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, उसकी कमी है, तो इसे कहते हैं टाइप 1 हाइपरलिपिडिया। टाइप 2 मतलब फैमिलियल हाइपोकोलेस्ट्रोमिया, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए, उसके कारण बॉडी में बैड लिपिड बढ़ रहा है, उसे कहते हैं टाइप 2A हाइपरलिपिडमिया। पॉलीजेनिक हाइपरकोलेस्ट्रोमिया, जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा बढ़ने लगे पॉलीजेनिक लेवल से, तो टाइप 3 में, टाइप 2B में आता है। जब हमारे बॉडी में डिस बीटा लाइपोप्रोटीनिमिया, जब हमारे बॉडी में जो बीटा लाइपोप्रोटीन है उसका लेवल बढ़ जाए,
तो टाइप 3 है। टाइप 4 में जब बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए तो टाइप 4 है। और अगर सब कुछ बढ़ जाए, एक साथ कई दिक्कत हो जाए, तो वो टाइप 4 में आता है। तो ये याद कर लेना, हाइपरलिपिडीमिया 5 कैटेगरी होती है, टाइप 1, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ। याद हो जाएगा। इस कौन कौन चीजें इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन में। कौन कौन से ऐसी ड्रग है जिसका इस्तेमाल करेंगे हम इन एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग के केस में। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। पहला है HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर। एक एंजाइम होता है HMG को एंजाइम, जिसकी मदद से जो हमारा जो बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने लगता है। इसको अगर इनहिबिट करेंगे तो ये इसको स्टैटिन आते हैं सारे। स्टैटिन मतलब लोवास्टैटिन, सिमोस्टैटिन, प्रावस्टैटिन, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन, पिटवास्टैटिन। इसमें सबसे फेमस ड्रग है एटोरवास्टैटिन 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg और रोसुवास्टैटिन 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg। 4 डोजेज में मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों सबसे फेमस ड्रग है जो रात में खाते हैं सोने से पहले, कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है। दूसरा है लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर इन आपके, इसमें सारे फाइब्रेट्स आते हैं। सारे फाइब्रेट्स आते हैं जैसे कि क्लोफाइब्रेट, गेमिफ्लोजिल, बेजाफिब्रेट, फेनोफाइब्रेट। इसमें सबसे ज्यादा क्लोफाइब्रेट और गेमिफ्लोजिल और फेनोफाइब्रेट एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे फाइब्रेट्स होते हैं। वहीं पे जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है वो कोलेस्ट्रामीन, कोलेस्ट्रोपिल, स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में हमारे आते हैं एजिटिमिडीन, और लाइपोलिसिस और ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर में आते हैं निकोटिनिक एसिड। ये बस याद कर लीजिएगा। ये सारे के सारे कैटेगरी जो ड्रग है वो आपके कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कंट्रोल करने के लिए होते हैं, यानी ये एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको याद करना है अगर किसी व्यक्ति को कौन सी दवा देनी है कैटेगरी वाइज। अगर किसी के व्यक्ति में एलडीएल की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसे ठीक करना है तो हम स्टैटिन का इस्तेमाल करते हैं, एटोरवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन। किसी के शरीर में ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गया है, उसे ठीक करने के लिए हम फाइब्रेट्स देते हैं, फेनोफाइब्रेट, गेमिफ्लोजिन। और अगर किसी की बॉडी में एसटीएल का लेवल घट गया, उसको बढ़ाना है तो विटामिन B3 यानी नियासिन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसी 3 कैटेगरी का इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट किया जाता है। ये रहा पूरा का पूरा आपका सिस्टम, जिस सिस्टम के जरिए आपने देखा। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा का पूरा वो सिस्टम जिसके जरिए आपने पूरे CHF ड्रग को कवर कर लिया। करीब 5 कैटेगरी की ड्रग्स को हमने पढ़ा। अब चलेंगे हम इन 5 कैटेगरी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ। लगभग 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इन 5 को मिला करके। बाकी मैं इन 5 के लगभग 200 से 250 MCQs आपको प्रैक्टिस के लिए आपके एप्लीकेशन पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां पे जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे समय की सीमा है और बोलने की शक्ति की सीमा है, तो लगभग 30 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे। तो उठाइए पेन और पेपर, चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन बहुत इजी होने वाले हैं, आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि केवल आरआरबी के लेवल क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यहाँ पे। सॉरी, सिवाय चक्कर मुझे भी सर्दी पकड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होने वाले जो ड्रग है, इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है? एम्लोडिपिन, इनालाप्रिल, एटिनोलॉल या लोसार्टन। एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इनालाप्रिल जो है सारे प्रिल कौन से होते हैं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर, एटिनोलॉल बीटा ब्लॉकर, लोसार्टन क्या है? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, एटिनोलॉल सही जवाब है आप सबका। क्वेश्चन नंबर 2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ACE इनहिबिटर कौन सा ड्रग, कैसे काम करते हैं? बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने से रोकते हैं, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, या सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं। तो आपको पता है कि कैसे काम करते हैं? जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट होने से रोक देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। Which class of anti-hypertensive drug does losartan? अब आपका जो लोसार्टन है वो किस क्लास के अंतर्गत आता है? चलिए चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िए और पढ़ने के बाद हमको जवाब दीजिए। ठीक है, तो आपका जवाब है AC इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, CCB या एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। तो जो एंटी हाइपरटेंसिव जो लोसार्टन है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है ऑप्शन नंबर डी, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर, क्योंकि ये है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 4, एम्लोडिपिन किस कैटेगरी में आता है? डायूरेटिक्स में, बीटा ब्लॉकर में, सीसीबी में या एसी इनहिबिटर में? जवाब सबको पता है, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, ये सारे के सारे, वेराप्रेमिल, डिल्टियाजेम, ये सारे के सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए थायाजाइड डायूरेटिक्स फॉर एंटी हाइपरटेंसिव? ब्लड प्रेशर के लिए थायाजाइड कैटेगरी का डायूरेटिक्स कौन सा? फ्यूरेसिमाइड, ये हाई सीलिंग है। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, ये है स्पाइरोलैक्टोन, ये पोटेशियम स्पेरिंग है। ट्राइमेटाजिडिन मिसलेनियस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर इन मैनेजिंग हाइपरटेंशन? ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट के लिए अल्फा ब्लॉकर ड्रग कैसे काम करता है? ब्लॉकिंग एंजियोटेंसिन सेकेंडरी रिसेप्टर, रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सिंग ब्लड वेसल बाय ब्लॉकिंग अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर, या सोडियम रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। आपको पता है कि जो अल्फा ब्लॉकर होते हैं वो अल्फा रिसेप्टर को ही ब्लॉक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्लड वेसल को रिलैक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following anti-hypertensive agent is centrally acting alpha 2 agonist? इस क्लासिफिकेशन में कौन सा ड्रग सेंट्रली एक्टिंग अल्फा 2 एगोनिस्ट है? याद है क्लासिफिकेशन बताया था, क्लोनिडीन, मेटोप्रोलॉल, लिस्नोप्रिल, निफेडिपिन। निफेडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, लिस्नोप्रिल आपका एसी इनहिबिटर, मेटोप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर। ऑप्शन नंबर ए है क्लोनिडीन, ये अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, सेंट्रली एक्टिंग। क्वेश्चन नंबर 8, विच ड्रग इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर? कौन सा ड्रग नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है? प्रोपेनोलॉल, एटेनोलॉल, कार्बिडियोल, बिसोप्रोलॉल। बताया था आपको, एग्जांपल बताया था कि मल्टीपर्पज है वो। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रोपेनोलॉल, जिसका जवाब है ए, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, स्पाइरोनोलैक्टोन यूज्ड इन हाइपरटेंशन प्राइमरली एक्ट है। जो स्पाइरोलैक्टोन ड्रग होता है जिसको हम ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन में, कैसे काम करता है? थायाजाइड डायूरेटिक्स की तरह काम करता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स की तरह काम करता है, लूप डायूरेटिक्स या सीए इनहिबिटर? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, स्पाइरोलैक्टोन जो होते हैं वो पोटेशियम स्पेरिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लूप डायूरेटिक्स इन हाइपरटेंशन? ब्लड प्रेशर के एक मरीज को जो लूप डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, मैंने कहा ना इंजेक्शन लगाते हैं, बहुत फेमस ड्रग, वो कौन सी ड्रग है? इंडापामाइड, क्लोरथैलिडोल, फ्यूरेसिमाइड या एमिलोड? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पे, फ्यूरेसिमाइड। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज्ड इन द सीएचएफ? सीएचएफ में कौन सा ड्रग इसमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड है? मेटोप्रोलॉल, डिजॉक्सिन, लिस्नोप्रिल या फ्यूरेसिमाइड? ऑप्शन नंबर बी सही है, डिजॉक्सिन। बहुत इजी जवाब। क्वेश्चन नंबर 12, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एसीई इनहिबिटर सीएचएफ में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे? कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाते हैं? नहीं। प्री लोड और आफ्टर लोड को कम करते हैं, बीटा एडिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, या सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं? तो आपको पता है कि एसी इनहिबिटर क्या करेगा? ब्लड में एल्डोस्टेरॉन के लेवल कम करेगा, ब्लड वॉल्यूम कम करेगा, तो ये प्री लोड और आफ्टर लोड को हार्ट में कम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच क्लास ऑफ ड्रग इन सीएचएफ इंक्लूड मेडिकेशन सच एज स्पाइरेनोलैक्टोन और एल्पिरोनोन? यानी जो पूछ रहा है कि सीएचएफ में इस्तेमाल होने वाली दो दवाइयां भी आपका स्पाइरोलैक्टोन और एल्पिनोन दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? बीटा ब्लॉकर में, डायूरेटिक्स में, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट में या एसी इनहिबिटर? क्लासिफिकेशन याद होगा तो बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीटा ब्लॉकर दैट इज कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड इन ट्रीटमेंट? सीएचएफ के इस्तेमाल है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कौन सा ड्रग एज अ बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल होता है? फ्यूरेसिमाइड, कार्बिडियोल, एम्लोडिपिन, लोसार्टन? आपको ध्यान देना है सीएचएफ में, देखिए बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है, फ्यूरेसिमाइड डायूरेटिक्स होता है, कार्बिडियोल, एम्लोडिपिन तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, लोसार्टन तो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बिडियोल, जो कि बीटा ब्लॉकर है और सीएचएफ में इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 15,
व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डायूरेटिक्स? जैसे कि फ्यूरेसिमाइड है, जो लूप डायूरेटिक्स है, वो सीएचएफ को कैसे मैनेज करता है? इनहिबिटिंग द रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, बॉडी से सोडियम वाटर को निकालता है, रिड्यूसिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी या ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये सोडियम और वाटर के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है। भाई डायबिटीज क्या करेगा? एक्सक्रीशन बढ़ाएगा, हार्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच क्लास ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग कंटेन अमीडोरोन? अमीडोरोन किस क्लास में आता है? अब इसको समझिए कि पहले अमीडोरोन है क्या? अमीडोरोन क्या है? अमीडोरोन किस कैटेगरी में आता है? अमीडोरोन आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है कि बीटा ब्लॉकर है कि अल्फा एगोनिस्ट है? किस कैटेगरी का ड्रग है? तो अमीडोरोन जो अगर आपको याद होगा, तो अमीडोरोन जो है वो पोटेशियम चैनल ओपनर होता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होता है। और पोटेशियम चैनल किस क्लास में आता है? क्लास 3 में, ऑप्शन नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास 1, इसमें से पूछ रहा है कि एंटी एरिथमिक ड्रग में कौन सा क्लास 1 में आता है? तो क्लास 1 क्या था? याद आया जो पढ़ाया था मैंने? सोडियम चैनल ब्लॉकर, कुछ याद आ रहा है? मेटोप्रोलॉल, लिडोकेन, वेराप्रोविन, एम्लोडिपिन, ये बीटा ब्लॉकर है, ये क्लास 2 में आएगा। ये वेराप्रोविन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 4 में आएगा। एमिडोरोन पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, क्लास 3 में आएगा। तो क्लास 1 का है लिडोकेन, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर है। क्वेश्चन नंबर 18, बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन एंटी एरिथमिया फॉल अंडर विच क्लासिफिकेशन? एंटी एरिथमिया में जो बीटा ब्लॉकर है वो किस क्लासिफिकेशन में आता है? तो बी फॉर बीटा, बी मतलब 1 2 2, याद है? क्लासिफिकेशन याद कराया था। सही जवाब सबका आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लास 2। क्वेश्चन नंबर 19, विच ड्रग इज क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग? इसमें से कौन सा ड्रग क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग है, यानी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है? डिल्टियाजिम, प्रोकेनामाइड, सोटालॉल या फ्लेकेनाल? तो आपको जानना, प्रोकेनामाइड तो लिडोकेन में आएगा, सोटालॉल तो बीटा ब्लॉकर है, फ्लेकेनामाइड और डिल्टियाजिम इन दोनों में से कोई एक होगा, और ऑप्शन नंबर ए सही है, डिल्टियाजिम। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ क्लास 1 एंटी एरिथमिक ड्रग? क्लास 1 किस कैटेगरी का ड्रग था? याद आया? पोटेशियम चैनल ब्लॉकर क्लास 3 है, बीटा ब्लॉकर क्लास 2 है, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास 1 है, कैल्शियम क्लास 4 है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही। मैंने कहा मैक्सिमम क्वेश्चन उसी 5 क्लासेस से आते हैं, जरूर याद कर लेना आरआरबी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नाइट्रेट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? कौन सी ड्रग इसमें से नाइट्रेट्स कैटेगरी की है जो एंजाइना पेप्टोरिस में इस्तेमाल होती है? मेटोप्रोलॉल, नाइट्रोग्लिसरीन, वेराप्रोविन, एटनोलॉल। बहुत इजी लग रहा है ना? नाइट्रो नाम लगा भी हुआ है, ऑप्शन नंबर सही है बी, नाइट्रोग्लिसरीन। क्वेश्चन नंबर 22, बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन एंटी एंजाइनल एजेंट? कौन सा ड्रग जो है एंटी एंजाइनल ड्रग है और बीटा ब्लॉकर है? मतलब बीटा ब्लॉकर कैसे काम करते हैं? बीटा ब्लॉकर आप जानते हैं, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा कोरोनरी आर्टरी को डायलेट करके, हार्ट रेट और मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करके, ब्लॉकिंग कैल्शियम चैनल, इंक्रीजिंग मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। बेसिकली जो एंटी एंजाइनल ड्रग में बीटा ब्लॉकर ड्रग हैं वो कैसे काम करते हैं? ये हमारे शरीर में बेसिकली हार्ट रेट को रिड्यूस करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को, और ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से। क्वेश्चन नंबर 23, विच क्लास ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग डज एम्लोडिपिन बिलोंग? एम्लोडिपिन बहुत फेमस ड्रग, किस कैटेगरी का है? नाइट्रेट, बीटा ब्लॉकर, सीसीबी या सोडियम चैनल ब्लॉकर? तो आपको पता है एम्लोडिपिन बहुत ही फेमस ड्रग है जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैटेगरी का है। ऑप्शन नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 24, विच ड्रग इज पोटेशियम चैनल ओपनर इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना? पोटेशियम चैनल ओपनर कौन सा ड्रग है? रोनाल्जिन, आइसोकार्बाइड मोनोनाइट्रेट, निकोराइड्रिन या डिल्टियाजिन? ऑप्शन नंबर सी सही है, निकोराइड्रिन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर? एंजाइना को मैनेजमेंट में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करता है? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है,
पेरिफेरल कोरोनरी ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, या प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोक देता है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, इसकी बात हो रही है एंजाइना। तो क्या करेंगे, ये बेसिकली पेरिफेरल और कोरोनरी ब्लड वेसल्स को डायरेक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से। सिवाय सामने से ऐसी तुमको सर्दी लगी है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर? यानी कि अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ा है तो कौन सा ड्रग इसमें से HMG को-रिडक्टेज इनहिबिटर हो? याद होगा सारे स्टैटिन्स थे वहां पे, जेमोफाइब्रोजिल, एटोरवास्टैटिन, नियासिन या कोलेस्ट्रॉल। जवाब मिल गया आपको, ऑप्शन नंबर बी एटोरवास्टैटिन। फाइब्रेट्स सच एज गेम्फिप्रोजिल कैसे काम करते हैं? कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, एलडीएल के लेवल को रिसेप्टर को घटाते हैं, या HMG को-रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। जी हाँ, ये जो आपके सारे फाइब्रेट्स कैटेगरी के ड्रग हैं, ये क्या करते हैं? फाइब्रेट कैटेगरी के ड्रग ये बेसिकली कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। इंटरेस्टिंग, इसको एक बार देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग एजिटिमिब, यानी जो ड्रग है एजिटिमाइब, ये ड्रग किस कैटेगरी में आती है? फॉर हाइपरलिपिडीमिया। तो एजिटिमाइब जो ड्रग है स्टैटिन्स में, फाइब्रेट्स में, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में, या बाइल एसिड सीक्वेस्टर। तो ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। एक बार डी और सी से आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following drug is a bile acid sequester? सिमोस्टैटिन, फेनोफाइब्रेट, नियासिन या कोलेस्ट्रीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोलेस्ट्रीन। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, नियासिन यूज्ड इन हाइपरलिपिडीमिया ट्रीटमेंट प्राइमरली वर्क्स बाय। जो नियासिन है कैसे काम करता है? विटामिन B3 कैसे काम करता है कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत में? HMG को-रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, VLDL LDL के सिक्रीशन को बढ़ाता है, घटाता है, बाइल एसिड को इंटेस्टाइन में बढ़ाता है, या कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। वैसे देखा जाए तो जो नियासिन होते हैं ये कैसे काम करते हैं? ये नियासिन बेसिकली हमारे बॉडी में HDL के लेवल को बढ़ाते हैं, और जब HDL के लेवल को बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे? ये हमारे बॉडी में VLDL और LDL के सिक्रीशन को कम करेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही। तो कितने सवालों का जवाब सही हो गए आपके? तो बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। सब आज की बहुत लंबी क्लास थी, जो 3-4 दिनों के बाद थी, पूरी एनर्जी के साथ क्लास ली गई है। तो मेरे सिवाय आपको पूरी क्लास में डिस्टर्ब करते रहे, आपको खांसी की आवाज आती रही, तो सिवाय आपसे कुछ कहना चाहते हैं? सिवाय क्या कहना चाहते हैं आप बताइए। आपको मैं चेयर लगा देता हूँ। ये मेरे बहुत ही प्यारे भांजे, इकलौते भांजे हैं। क्या कहेंगे सिवाय आप सबसे? हेलो, ये मेरे मामा है और डॉक्टर और टीचर बने हैं। समझ में आया आपको? अगर आपने समझ लिया कि उन्होंने क्या बोला तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि सिवाय ने क्या बोला। देखता हूँ कितने लोगों ने समझ पाया, कितने लोगों को तोतली भाषा समझ में आती। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जुड़े रहिए। कल मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू।